वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग क्राउन बुक से प्रैक्टिस सीट नंबर 3 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे और इस सेट के माध्यम से जीके, जीएस, कंप्यूटर के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जीके का प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कुछ बातों को जानते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बड़ी संख्या में अस्थाई सैनिकों की नियुक्ति की गई थी और उन्हें नकद वेतन देने की पहली बार प्रथा का प्रारंभ किया गया था। दूसरा है अलाई दरवाजा। और 1000 खंबे वाला महल का स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर देखते हैं बलबन। तो बलबन के द्वारा जो है चहलगानी प्रथा को समाप्त किया गया था। चहलगानी को समाप्त किया गया था। ठीक है। साथ ही बलबन ने उलेमा को राज्य में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने के लिए मना किया हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान एक कोही और अमीर एक कोही का स्थापना किया था। अमीर एक कोही का स्थापना किया था। और नेक्स्ट ऑप्शन है फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक को इसने देश भर में 300 नए नगर का स्थापना करवाया था और यह एक कट्टर मुस्लिम शासक था। उस समय जो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया उसके ऊपर यह जजिया कर लगाया था। एक बार हम लोग इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भूमि कर के उत्पादन का 50% तक लिया जाता था। अब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा और 1000 खंभों वाला महल का स्थापना किया गया था। आज पहला बार पूरा संपूर्ण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बड़ी संख्या में अस्थाई सैनिकों की नियुक्ति की गई थी और साथ ही उसे नगद वेतन देने की प्रथा को भी प्रारंभ किया गया था। अब ऑप्शन से हम लोग देखते हैं बलबन। तो बलबन चहलगानी को समाप्त किया था, साथ ही उलेमा को राज्य में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान एक कोही और अमीर एक कोही का स्थापना किया गया था। फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक के द्वारा 300 नए नगर का स्थापना किया था। साथ ही यह कट्टर मुस्लिम शासक था जो उस समय इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, उसके ऊपर इन्होंने जजिया कर को लगाया था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए गंग, ऑप्शन बी काकतीय, ऑप्शन सी होयसल और ऑप्शन डी कदम। तो द्वार समुद्र जो है यह होयसल वंश की राजधानी थी और यह नगर वैष्णव धर्म का एक प्रमुख केंद्र था और विख्यात वैष्णव संत रामानुज को विष्णु धर्म का संरक्षण प्राप्त था। अब देखिए द्वार समुद्र का जो राजधानी होता है वो कहाँ है? तो होयसल
राजधानी थी द्वार समुद्र, ठीक है। और यह जो है वैष्णव धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, वैष्णव धर्म का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। साथ ही अगर बात किया जाए, बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वैष्णव संत रामानुज का संबंध किस धर्म से है, तो वैष्णव संत जो संत रामानुज है इसका संबंध जो है यह वैष्णव धर्म से है, और साथ ही इसको विष्णु धर्म का संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जैसे कि यहां दिया हुआ है गंग, तो गंग जो है वो कोलार का राजधानी था, कोलार का राजधानी था, और बाद में तलवार मैसूर हो गया, बाद में तलवार मैसूर हो गया। अर्थात शुरुआत में कोलार था, जबकि बाद में क्या हो गया, तलवार, जो कि कहाँ स्थित है, मैसूर है। इसके बाद देखिए काकतीय का जो है ये वारंगल था, काकतीय वंश का राजधानी वारंगल था। उसी तरह कदम का अगर बात किया जाए तो इसकी राजधानी थी वैजंती अथवा वनवासी था। वनवासी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ऑप्शन बी दिल्ली कॉलेज, ऑप्शन सी मेयो कॉलेज, और ऑप्शन डी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज कलकत्ता। तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता भारत में सबसे पुराने वो प्रसिद्ध महाविद्यालय में से एक था, और इसका स्थापना जो है राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में किया था। 1817 ईस्वी में किसके सहयोग से? तो डेविड हेयर के सहयोग से। कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को जानेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय। तो दिल्ली जो कॉलेज है इसका स्थापना हुआ था 1824 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पे जैसे है मेयो कॉलेज, तो मेयो कॉलेज का स्थापना लॉर्ड मेयो के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड मेयो के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना भी 1875 ईस्वी में हुआ था। कभी कभी इस टाइप के प्रश्न को एक सीक्वेंस में लिखने के लिए कहा जाता है, तो आप इसका ईस्वी सन तो जरूर से जरूर याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा को आयोजित किया था? ऑप्शन ए लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन बी सूरीसेन, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त, और ऑप्शन डी जे.एम. सेनगुप्त। तो चटगांव शस्त्रागार जो धावा हुआ था इसको जो आयोजित किया था वो थे सूरीसेन। अब देखिए सूरीसेन के विषय में हम लोग कुछ जानते हैं। तो सूरीसेन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे, और इनके नेतृत्व में 18 अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार धावा किया गया था। अगर पूछा जाए कि चटगांव शस्त्रागार धावा कब हुआ था, तो यह हुआ था 18 अप्रैल 1930 में, और बाद में सूरीसेन को जो है फांसी दे दिया गया था। तो इसको जो है फांसी 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग किस जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT 3 बजे प्रातः है। तो उस समय की देशांतर रेखा क्या होगी? ऑप्शन ए 45 डिग्री पश्चिम,
ऑप्शन बी 42 डिग्री पूर्व, ऑप्शन सी 120 डिग्री पूर्व और ऑप्शन डी 120 डिग्री पश्चिम। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री पूर्व, ऑप्शन बी। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि इसको किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि विश्व के 360 देशांतर को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। 360 देशांतर को क्या किया गया है, तो 24 टाइम जोन में बांटा गया है। और उसको जो है 15-15 देशांतर के अंतराल में विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक टाइम जोन में 1 घंटे का तथा एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है। तो जितना भी टाइम जोन है इसको क्या किया गया, 50-50 का रेशियो में बांटा गया है। और प्रत्येक टाइम जोन को में 1 घंटे, प्रत्येक टाइम जोन में 1 घंटे तथा एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है। तो 4 मिनट का डिफरेंस आता है। अगर इसी को जोड़ा जाए तो उस आधार पर क्या हो जाएगा, तो 45 डिग्री पूर्व हो जाएगा। फिर आगे देखिए, तो जीएमटी से पूर्व की ओर जाने पर कि प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट समय आगे रहता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट समय पीछे रहता है। तो आप जब जीएमटी से, ठीक है, जीएमटी से आगे की ओर बढ़ते हैं तो जीएमटी से आगे बढ़ने की तरफ 4 मिनट समय आगे होगा, प्लस होगा, और इससे पीछे चलेंगे तो 4 मिनट समय क्या हो जाएगा, तो पीछे रहता है। तो उस स्थान के समय की गणना करनी है जो ग्रीनविच से अर्थात 6-3 घंटे आगे है। तो 3 घंटे देशांतर की गणना इस प्रकार के से होगी कि 3 घंटे इक्वल टू 180 मिनट, तो 4 इक्वल टू 45 डिग्री देशांतर। तो चूंकि 3 घंटे, अब देखिए यहाँ पे कितना है, 6 है और यहाँ पर 3 है, तो इसका सबसे पहले डिफरेंस हम लोग लेंगे। 6 - 3 कितना हो गया, 3। 3 घंटे का अर्थ हो गया 180 मिनट, अर्थात 60 × 3, ठीक है। तो इस आधार पर क्या होगा, तो 4 आगे होगा, अर्थात 45 डिग्री 45 डिग्री पूर्व आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, और इस प्रश्न को किसी एक सेट में 1-2 प्रश्न को साथ में लेके आएंगे, जहां से आपको समझाएंगे तो आप जो है उसको अच्छे से समझ पाइएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी यूएसए। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा, ठीक है। तो यूरेनियम सिटी कनाडा के उत्तर पश्चिम में ससचेवो में अथाबास्का झील के उत्तरी किनारे पे स्थित है, ठीक है। यह जो यूरेनियम सिटी है यह कनाडा के जो है ससचेवो, यहां पर यह स्थित है। और समुद्र तल से अगर बात किया जाए कि इसकी ऊंचाई कितना है, तो समुद्र तल से इसका ऊंचाई है 230 मीटर, ठीक है। तो यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, तो कनाडा को जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हम बार बार आपको बोलते हैं कि जिस प्रश्न में नहीं है उसको जो है आप ध्यानपूर्वक पढ़े, और खास करके हम लोग जब पढ़ते हैं तो इस नहीं को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर गुलाबी नगर, यह सही है। उज्जैन महाकाल का नगर, यह भी सही है। कलकत्ता आनंद का नगर, यह भी, कलकत्ता जो है वो क्या है, तो आनंद का नगर है, यह भी सही है। और दूसरा है जैसलमेर झीलों का नगर, तो यह हो जाएगा ऑप्शन गलत। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जैसलमेर झीलों का नगर, यह सुमेलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कौड़ी क्रीक निवेशिका स्थित है। ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी में, ऑप्शन सी कच्छ के लिटिल रन में और ऑप्शन डी कच्छ के
रन में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कच्छ के रन में। तो कोरी क्रीक निवेशिका जो है यह क्या है, तो एक ज्वारीय क्रीक है जो भारत के कच्छ के रन में स्थित है। और यह कैसा है, तो यह एक दलदली भूमि है, दलदली भूमि जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पंचायत राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। तो पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायत को किसी को बंदी बनाए जाने का सजा देने का अधिकार जो है वह बिहार राज्य में स्थित है। अब देखिए सजा में भी क्या हो सकता है, तो सजा में यहाँ पे यही हो सकता है कि 3 माह की जेल एवं 1000 रुपये का प्रावधान किया गया है। 3 माह का जेल और 1000 रुपये का आर्थिक दंड दिया जा सकता है, किसके द्वारा, तो पंचायत के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोमीटर और ऑप्शन डी यूडियोमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो है इसका प्रयोग हवा में उपस्थित आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। उसी जगह पर हम लोग देखेंगे जो ये हाइड्रोमीटर है, देखिए दोनों का नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, यह हाइड्रोमीटर है और यह हाइग्रोमीटर है। तो इसका काम हो गया आर्द्रता को नापना, आर्द्रता को नापना। उसी जगह जो हाइड्रोमीटर है, तो हाइड्रोमीटर क्या करता है, तो द्रवों का अपेक्षित घनत्व को मापता है। द्रवों का अपेक्षित घनत्व को मापने का काम करता है हाइड्रोमीटर, और हाइग्रोमीटर आर्द्रता को नापने का काम करता है। फिर हम लोग देखते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा जो प्रकाश के गुणों का मापन करता है, प्रकाश के गुणों का मापन करता है, ठीक है। और यूडियोमीटर के द्वारा गैसीय मिश्रण में आयतन में होने वाला परिवर्तन को मापा जाता है। गैसीय मिश्रण में आयतन द्वारा हुए परिवर्तन को मापा जाता है, वर्तन को मापा जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या होगा, द्रवों का अपेक्षित घनत्व को मापा जाएगा, और हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता को मापा जाएगा, स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा प्रकाश के गुणों को मापा जाएगा, और यूडियोमीटर के द्वारा गैसीय मिश्रण में आयतन के परिवर्तन को मापा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मानव शरीर का भार होता है, ऑप्शन ए ध्रुवों पर अधिकतम, ऑप्शन बी पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिकतम, और ऑप्शन डी मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। और देखिए भूमध्य रेखा जो होता है, मानव शरीर का जो है यह अधिकतम भाग हो गया किस पर, तो ध्रुव पर। और अगर बात किया जाएगा कि मानव शरीर का न्यूनतम भार कहाँ होगा, तो मानव शरीर का न्यूनतम भार जो होता है वो होता है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग,
कार्बन नैनो ट्यूब्स CNTS किसने बनाई? ऑप्शन ए फुलर, ऑप्शन बी आइजीमान, ऑप्शन सी फेराडे और ऑप्शन डी रमन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी आइजीमान। तो कार्बन नैनो ट्यूब जो है वो आइजीमान के द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब देखिए, कार्बन नैनो ट्यूब एक बेलनाकार नैनो संरचना वाले कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। यह असाधारण शक्ति और अद्वितीय विद्युत गुण को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही कुशल ताप परिचालक इसकी खोज सुमियो लीजमा, इसका नाम क्या था, पूरा नाम इसका नाम था सुमियो लीजमा, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, आइजीमान को दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 से संबोधित किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCS और मीथेन CH4 गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यह जान जाएंगे कि यह लोग का योगदान कितना है। जैसे CO2, तो CO2 का ग्लोबल वार्मिंग में 26% योगदान है। ठीक, उसी तरह CH4 का स्थान होता है 4%, N2O का स्थान जो है, N2O का स्थान है 1.5%, और इसके बाद जो जलवाष्प होता है, जलवाष्प का योगदान है 60, और अन्य और वेस्ट जितने भी हैं उसका योगदान है 0.1%। तो इस आधार पे हम लोग क्या देखते हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो जाएगा CH4 अर्थात मीथेन गैस, तीसरा हो जाएगा N2O और चौथा आ जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी CO2, CH4, N2O और CFCS। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? ऑप्शन ए फिनबैक व्हेल, ऑप्शन बी ब्लू व्हेल, ऑप्शन सी स्पर्म व्हेल और ऑप्शन डी हैम्पबैक व्हेल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी स्पर्म व्हेल को जो है दांत वाली व्हेलों में विशालतम रखा गया है। अब देखिए, एक बात यहाँ से यह भी हम लोग जान जाएंगे कि स्तनधारी जो होता है इसको 3 वर्ग में बांटा गया है। यहीं पर हम लिख देते हैं, स्तनधारी को 3 वर्ग में बांटा गया है। ठीक है, पहला वर्ग है प्रोटोथीरिया, दूसरा है मेटाथीरिया और तीसरा है यूटिथीरिया। अब देखिए, इस उपवर्ग में मादा पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देती है। तो यूटिथेरिया जो है इसमें क्या करती है, जो मादा होती है वो पूर्ण बच्चे को विकसित करती है, जिसके जबड़े में दांत होते हैं। तो दांत वाली व्हेलों को स्पर्म व्हेल की श्रेणी में रखा गया है। उसी तरह अगर बात किया जाए यूथेरिया वर्ग का, तो यूथेरिया वर्ग जो है उसमें जो है पेलोगिन, मनुष्य, सिंह, हाथी, ब्लू व्हेल, कुत्ता, बाघ आदि को रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? ऑप्शन ए लाइकेंस, ऑप्शन बी मेथिल मर्क्यूरी, ऑप्शन सी गुलाब का पौधा और ऑप्शन डी सूरजमुखी का पुष्प। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए लाइकेंस। तो लाइकेंस वायु प्रदूषक के जैविक सूचक हैं, क्योंकि प्रदूषित हवा में लाइकेंस का विकास नहीं हो सकता है। इसी कारण से बड़े शहरों के पास कभी भी यह नहीं उग पाता है, क्योंकि नगरों के आसपास के कारखानों का धुआं तथा मोटर गाड़ी का धुआं और अन्य गैस आदि इसके लिए घातक हैं। तो लाइकेन केवल स्वच्छ वायु में ही प्रचुर वृद्धि हो पाता है। तो वायु प्रदूषक का जैविक दूषक कौन सा हो गया? तो लाइकेन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट अनुच्छेद सब क्या है। अब देखिए अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया है। अब देखिए अस्पृश्यता का अंत क्या है, अर्थात छुआछूत को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। छुआछूत को समाप्त का प्रावधान, ठीक है। उसी तरह है यहाँ पे अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 का संबंध है राज्य को किसी भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। और राज्य को किसी भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है, ठीक। अब देखिए अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 का संबंध है मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंध लगाना। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 का संबंध क्या हो गया कि 14 वर्ष से जो कम बालक है इसी किसी भी कारखाने में वर्क पर नहीं रखा जा सकता है। उस तरह हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 18 का संबंध है राज्य को किसी भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। अनुच्छेद 23 का संबंध है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाना। और अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत को समाप्त करना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य है। ऑप्शन ए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। ऑप्शन सी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। और ऑप्शन डी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कावेरी जल विवाद जो है यह मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु ही इसमें आता था और यह विवाद 19वीं शताब्दी से चल रहा है। बाद में इसमें पुदुचेरी और केरल भी आ गए थे। तो उसका क्रम क्या हो जाएगा, पहला हो जाता है कर्नाटक और तमिलनाडु, बाद में हो जाएगा पुदुचेरी और केरल। तो यह चारों में कावेरी जल विवाद है और यह सबसे पुराना विवाद है। लगभग 19वीं शताब्दी से यह विवाद चलता जा रहा है, मतलब 1900 शताब्दी से ही यह विवाद है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची और ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची और ऑप्शन डी चौथी अनुसूची। तो सबसे पहले हम लोग चारों अनुसूची को जान ही जाते हैं। तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, तो भारतीय संविधान में का कौन सा अनुसूची राज्य और उसके नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो वह है अनुसूची पहला, ठीक है। तो पहले अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। अब देखिए दूसरी अनुसूची जो है इसमें क्या है, तो संवैधानिक पदाधिकारी, जो भी संवैधानिक पदाधिकारी है उसका वेतन का वर्णन किया गया है।
संवैधानिक पदाधिकारी वेतन का वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप, शपथ का प्रारूप। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का संबंध है। राज्यसभा में स्थानों को आवंटन का संबंध दिया गया है। तो पहला अनुसूची में संघ एवं संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। दूसरा में जो संवैधानिक पदाधिकारी है उसका वेतन का वर्णन किया गया है। तीसरा में शपथ का प्रारूप दिया गया है। और चौथा में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय योजना आयोग के द्वारा, ऑप्शन सी भारत सरकार की वित्त मंत्रालय द्वारा और ऑप्शन डी भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण का प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पे प्रकाशन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था को नीतिगत समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट एंड जीके के हम लोग लास्ट प्रश्न को देखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो बजट की हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? ऑप्शन ए आकलन समिति, ऑप्शन बी सार्वजनिक लेखा समिति, ऑप्शन सी विशेषाधिकार समिति और ऑप्शन डी हिसाब किताब जांच समिति। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वजनिक लेखा समिति। तो बजट का हिसाब किताब का जांच सार्वजनिक लेखा समिति अर्थात PAC के द्वारा किया जाता है। PAC के द्वारा किया जाता है। इस सदस्य में जो है इस समिति में कुल कितना होता है? तो 22 सदस्य होता है। 22 सदस्य में 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, और विपक्षी दल का कोई भी सदस्य इस समिति का अध्यक्ष होता है। इस समिति का अध्यक्ष का अगर बात किया जाए तो वो कौन होता है? तो विपक्षी दल का कोई भी सदस्य। और साथ ही यह संसद का सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। ठीक है, तो हम लोग जीके के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रश्नों को। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कंप्यूटर का सेक्टर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट, जो रिलेटेड है किससे? तो कंप्यूटर से। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली के जाते ही समाप्त हो जाता है? तो ऑप्शन ए डिस्क, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी फ्लॉपी और ऑप्शन डी CD। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी रैम में। तो रैम में रखा डाटा बिजली के जाते ही क्या होता है? तो यह समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रेवल करता है। ऑप्शन ए
फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन बी CMOS, ऑप्शन सी हो गया बीज और ऑप्शन डी बस। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी बस। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर का भाषा का विकास किया था? ऑप्शन ए निकोलस बर्थ, ऑप्शन बी जॉन जी केमी, ऑप्शन सी ग्रेस मूरी हॉपर और ऑप्शन डी जिम क्लार्क। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन जी केमी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? ऑप्शन ए जीबी, ऑप्शन बी केबी, ऑप्शन सी एमबी और ऑप्शन डी टीबी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी टीबी। तो देखिए सबसे छोटा इकाई हो गया केबी, किलोबाइट्स, इसके बाद होता है एमबी, इसके बाद होगा जीबी और इसके बाद होगा टीबी। तो हम पिछले कई सेटों में आपको मानक भी बता दिए हैं कि कितना केबी इक्वल टू 1 एमबी होता है, कितना एमबी इक्वल टू 1 जीबी होता है और कितना जीबी इक्वल टू 1 टीबी होता है। साथ में आपको पीबी भी पता है वो। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ली हार्ट वायरस किसे अस्तित्व में आया? तो ले हार्ट वायरस जो है वह कैसे अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए हार्डवेयर से, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर से, ऑप्शन सी command.com से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये ले हार्ट वायरस जो है यह command.com से अस्तित्व में आया था। व्हाइट हैट हैकर्स किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जो कंप्यूटर नेटवर्क गलत रूप से तोड़ते हैं, ऑप्शन बी जो कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा करते हैं, ऑप्शन सी जो कंप्यूटर नेटवर्क में मेलवेयर लिखते हैं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी जो कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा करते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? तो व्हाइट हैट हैकर्स कहा जाता है। सीपीयू के कार्य हैं। ऑप्शन ए इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, ऑप्शन सी निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना और ऑप्शन डी यह सभी। तो सीपीयू के जो हैं यह सभी कार्य ये हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग के द्वारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित किया जाता है, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर भी किया जाता है, साथ ही निर्देश को पढ़ना और आदेश देने का काम भी कौन करता है? तो सीपीयू करता है। ट्रेड माइक्रो क्या है? ऑप्शन ए यह एक वायरस प्रोग्राम है, ऑप्शन बी इसका इस्तेमाल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ट्रेड माइक्रो यह क्या है? तो यह तीनों ऑप्शन को फुलफिल नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन ए पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी नोटबुक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पूर्व में फोर्ट्रेन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे और ऑप्शन डी चौथे। तो फोर्ट्रेन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर जो है दूसरे युग के कंप्यूटर थे, अर्थात सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? ऑप्शन ए सीवी रमन ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट नायक ने, ऑप्शन सी जेएस किल्वी ने और ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज ने। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी जेएस किल्वी ने। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार कौन किया है? तो जेबी
J.S. किल्वी ने। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? ऑप्शन ए मैकेनिकल जनरल, ऑप्शन बी ऑप्टिकल मैकेनिकल, ऑप्शन सी फुल डुप्लीकेस और ऑप्शन डी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्टिकल मैकेनिकल। यह क्या है? तो एक प्रकार का माउस है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? ऑप्शन ए लेजर, ऑप्शन बी लाइन, ऑप्शन सी इंकजेट और ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स जो है यह सबसे ज्यादा काम आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी मॉनिटर और ऑप्शन डी रोम। तो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को मॉनिटर प्रदर्शित करता है। अब यहां से हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न को देखेंगे। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ऑप्शन ए डगलस एंजलबर्ट, ऑप्शन बी विलियम इंग्लिश, ऑप्शन सी ओरियन कघर और ऑप्शन डी रॉबर्ट जवाकी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए डगलस एंजलबर्ट। तो कंप्यूटर की जो आप प्रश्न देख रहे हैं यह क्या हो रहा है? तो यह बार बार रिपीटेड हो रहा है, मतलब कि जो भी सेट हम लोग इससे पहले पढ़े या बाद में पढ़े तो यह सब में क्या है? तो बार बार रिपीटेड हो रहा है। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 3 को समाप्त किए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।